91.2 एनआईवीएच चैलोडून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। मेरी बात, मेरी बात। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबके हाल चाल। ये है 91.2 NIVH हेलो दून और मैं हूं आपके साथ मेघना भट्ट। आज हम मेरी बात कार्यक्रम के अंतर्गत अक्षत नेगी जी से बात करेंगे। सो अक्षत, आई वेलकम यू। नमस्ते। नमस्ते। हमारे दर्शकों का थैंक यू कि उनने हमें ये चांस दिया कि वो हमें सुन रहे हैं आज। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि अक्षत जी मेरी ही तरह एक दृष्टि दिव्यांगजन है। आज हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, उनके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं या फिर और बहुत सारी बातें। तो अक्षत जी, मैं सबसे पहले आपकी एजुकेशन से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो नमस्कार जी, मेरा नाम अक्षत नेगी है। मैं चक्राता से आता हूँ, पर मैं बचपन से देहरादून, मुंबई, दिल्ली रहा हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। मैंने अपना 10th 12th और फिर उसके बाद अपना BCom ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है और अभी रिसेंटली ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं MBA करूँगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और यहाँ से एडजस्टमेंट ट्रेनिंग या जिसको इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग बोलते हैं, वो मैं अभी यहाँ पे NIVH देहरादून में कर रहा हूँ। अक्षत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ NIPVD आने से पहले और यहाँ आपको अभी लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, 1.5 महीना, तो आप अपने एक्सपीरियंस हमें बताइए कि आने से पहले और आने के बाद आप क्या फील करते हैं। आपके मेंटल लेवल या आपके फिजिकल लेवल, व्हाटएवर, आप क्या बताना चाहेंगे। तो यहाँ आने से पहले मेरे अंदर बहुत हेजिटेशन थी। मेरे को लगता था कि यहाँ पे आके पता नहीं मैं क्या सीख पाऊँगा, कहीं मेरा समय बर्बाद तो नहीं होगा, क्या मैं यहाँ से सीख पाऊँगा। बट जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से मैंने काफ़ी सारी सीख ली हैं। हमारे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। 1 महीने के टाइम में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। हमारी मोबिलिटी ट्रेनिंग हुई जिसमें हमें मोबिलिटी और ओरिएंटेशन सिखाई गई है विद द स्टिक और वाइट केन को यूज़ करके। उसके बाद हमारी होम साइंस की क्लासेस हुई हैं जिसमें हमें इंडिपेंडेंटली कैसे रहना है, अपने खुद के काम कैसे करने हैं, विच इज़ राइट फ्रॉम फूड की अपना खाना कैसे बनाना है, टू प्रेस, कपड़े कैसे धोने हैं, सिलेंडर कैसे चेंज करना है और बटन कैसे लगाना है, ताकि हम एक होलिस्टिकली खुद अकेले घर पे रह सकें, हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े कभी भी। इसके साथ साथ हमने ब्रेल भी सीखी है और हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में टॉक बैक जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना भी सीख रहे हैं। अक्षत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमें अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बताइए कि आपको बाय बर्थ है या फिर आपको लेट विजुअल इम्पेयरमेंट हुई है, और ये भी आप ऐड ऑन कीजिए कि आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है आपकी डेवलपमेंट में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो हाँ जी, मैं बचपन से ही विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मेरे को जो दिक्कत है उसको बोलते हैं लेबर्स कंजेनाइटल एम्ब्रोसिस, LCA। इसमें क्या होता है कि जो आँख का रेटिना होता है, जिसको अक्सर आम भाषा में आँख का पर्दा भी बोलते हैं, उसमें पर्टिकुलर सेल्स होते हैं। तो सेल्स में एक पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन होता है, तो वो मेरी बॉडी में डिजेनरेट होता है, जिसकी वजह से जो लाइट की परसेप्शन है वो मुझे अलग दिखती है। मतलब जैसे जिस तरीके से लाइट मेरी आँख में एंटर करती है वो अलग है एक नॉर्मल पर्सन से, वो डिफरेंट है। तो इसकी वजह से काफ़ी बार मेरे को आसपास की चीज़ें देखने में और चलने फिरने में, रीड करने में कई बार तकलीफ आती है। थोड़ा थोड़ा कलर्स में भी मेरे को प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई शेड अगर ग्रे का है या ग्रीन का है तो मैं उसमें अंतर नहीं बता पाऊँगा, बट कलर्स में इतना डिफरेंस नहीं लगता है मेरे को जितना मेरे को लाइट के परसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। अक्षत, आप हमें ये बताइए आपकी फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है सारा मेरी फैमिली का ही रहा है। मुझे तो लगता है कि आज मैं जितना भी पढ़ लिख पाया, मैंने जो भी किया,
वो सब मेरी मम्मी और मेरे पापा और जो भी सारे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव जिनने मेरा साथ दिया है बचपन से, उनके साथ है। जब मैं पैदा हुआ था तभी विदिन 3 मंथ्स, जब मैं छोटा सा ही था, जब मैं 3 महीने का ही था, 3 से 8 महीने की उम्र में ही मेरे को डायग्नोसिस दे दिया था डॉक्टर ने। उसके बाद से जो भी मेरी पढ़ाई हुई है वो सब एक नॉर्मल स्कूल से हुई है। मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। बल्कि मेरे को लगता है कि जितना जो भी मैं आज तक जहाँ तक भी पहुँचा हूँ उस सब में सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है और टीचर्स का ही है। तो अक्षत, हम आजकल बहुत एक पर्टिकुलर टर्म को यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सोशली इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, हाँ ठीक जी। है, और आप उसके एक जीते जाते एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने कैसे एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करी है, यूनिवर्सिटी में आपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ कैसे आपने कोप अप किया, आपने ब्रेन यूज़ किया है, आपने किसी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी पढ़ाई पूरी करी है, तो आप हमसे शेयर कीजिए। मैंने कोई ब्रेल या असिस्टिव टेक्नोलॉजी का एसेस तो यूज़ नहीं किया अपने अर्लियर डेज़ में, इवन टिल माई ग्रेजुएशन। मैंने बचपन से ही जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हूँ, तो जो हमारे टीचर्स होते थे वो अगर कुछ बोर्ड पे लिखते थे तो उसको रीड करने में मेरे को दूर से दिक्कत होती थी। मेरा जो किताब है वो मैं अपने पास से, जैसे इतना पास से रख के पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं दूर से नहीं पढ़ पाता। तो बोर्ड पे अगर कुछ लिखा है वो मैं पढ़ नहीं पाता था, तो टीचर बोर्ड पे लिखने के बाद आके मेरे पास बैठती थी और मेरे को डिक्टेट करती थी और मैं उससे लिखता था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर जब टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो मेरे को डिक्टेट कर पाए, तो जो भी पर्सन मेरे साथ बैठता था, जो भी दोस्त, मेरे बेंचमेट जिसको बोलते हैं, तो वो लोग मेरे को आंसर्स डिक्टेट करते थे या जो भी बोर्ड पे लिखा है वो डिक्टेट करते थे। या अक्सर मैं ऐसा करता था कि मैं कॉपीज़ ले जाता था बच्चों की और उससे घर पे नोट करता था उसको शाम को बैठ के, और अगले दिन वो कॉपी अपने दोस्तों को वापस कर देता था। तो मेरे जो दोस्त रहे, जो टीचर्स रहे, इस केस में बहुत कोऑपरेटिव रहे। जिन भी स्कूल में मैं गया वहाँ पे मेरे को हमेशा अथॉरिटीज़ से बहुत ज़्यादा जितनी भी मेरी अथॉरिटीज़ थी उन सबसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से जो भी मैं अपनी पढ़ाई कर पाया वो कर पाया। स्कूल लाइफ तो मेरी 10th तक ऐसी ही चलती रही। 11th-12th में जब मैं आया तो अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स, मैंने कॉमर्स ली थी, तो अकाउंट्स जैसे एक सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप देखे बिना उसको नहीं कर सकते। तो अकाउंट्स भी पढ़ने का मैंने एक तरीका निकाला कि जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें एक साइड कुछ डालना है, एक साइड कुछ डालना है, तो वो मैं अपने मन में फ्रेम करता था। ग्राफ्स इकोनॉमिक्स के होते थे, इवन जो डायग्राम्स हुआ करते थे 10th में फिज़िक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, वो सब को कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए। इवन 10th में जो लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी दिक्कत देते थे, पर टीचर्स की हेल्प से और मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को उस चीज़ में। टीचर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। जिस भी स्कूल में मैं गया उन्होंने बहुत ही सोशली इंक्लूसिव पढ़ाई का माहौल रखा कि अगर जैसे मान लो मेरे को कुछ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो स्पेशल प्रिंसिपल ने बोर्ड एग्जामिनेशन जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे कंसेशन मांगी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो हमारा CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, उनका बहुत सारे अपने अलग अलग कंसेशन प्रोग्राम्स है जिसमें वो सोशल इंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अक्षत, हमें आप ये बताइए कि अक्सर बहुत सारे हमारे ऐसे दिव्यांगजन साथी हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता, हाँ जी। या फिर अवेलेबल होता भी है तो वो झिझकते हैं। जैसे मेरा भी केस ऐसा ही है कि मैं बहुत लेट यहाँ NIPVD में आई हूँ। हाँ जी। तो आप ऐसे लोगों के लिए या फिर उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट और कितना हेल्पफुल हो सकता है? हाँ जी, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे मैंने बताया कि मेरे तो टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत गहरा सपोर्ट था मेरी लाइफ में, बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स चाहें तो भी इतना सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा कि रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, क्या है। जैसे कि हम काफ़ी लोगों को यहाँ देखते हैं कि उनके घर में प्रॉब्लम यही है कि उनके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, इसलिए जो पेरेंट्स हैं वही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे को ऐसे ऐसे दिक्कत है। और जो टीचर्स होते हैं वो कई बार रूड होते हैं या किसी प्रकार से हमको प्रॉब्लम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा लाइफ में कई बार हुआ है। मैं हमेशा गुडी गुडी पिक्चर नहीं रही कि सब टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने हेल्प की है, बट कई बार तो ऐसा होता था कि टीचर्स मेरे को क्लास से बाहर निकाल देते थे क्योंकि मैं लिख नहीं रहा होता था। तो उसमें अब हमको खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करना पड़ेगा। हमको जाके टीचर को बोलना पड़ेगा कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है। मेरे को एक बहुत किस्सा भी याद आ रहा है, इफ़ आई में। तो मैं जब 10th क्लास में, मैं जब 9th या 10th क्लास में था तो हम लोगों की एक आर्ट की क्लासेस होती थी। तो उस क्लास में हम लोगों को पेंटिंग करनी थी।
अब पेंटिंग फॉर मी इज़ समथिंग विच जो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे को लाइंस के अंदर पेंट करना है, वो करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं आई ट्राइड समथिंग, मैंने किया कुछ, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा बना नहीं और वो बहुत ख़राब लग रहा था देखने में। तो टीचर ने मेरे को पूरी क्लास के बाद बहुत सुनाया। तो क्लास के बीच में तो मैंने नहीं बोला, मुझे लगा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, बट जब क्लास छूट गई उसके बाद मैं मैम के पास गया, मैंने मैम को बोला, समझाया कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे को, और जो आपने किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैम आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अगली बार से कि मेरे को प्लीज़ कंसेशन दीजिए फॉर दिस। आप चाहे तो प्रिंसिपल मैम से भी बात कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने पेरेंट्स को भी बुला सकता हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल मैम से या आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग दिस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऑन माई पार्ट, आई एम रेडी टू सॉल्व इट। मैं कोई भी बहाने नहीं मारूंगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं सब कुछ करने की कोशिश करूँगा। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं नहीं कर सकता, तो फिर उसमें मैं आपका सपोर्ट मांगूंगा। तो जिन भी लोगों को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्कूल से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, तो एटलीस्ट स्कूल अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन में तो यू हैव टू टेक स्टैंड, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद से अपनी बात रखनी पड़ेगी। हम अगर हिचक के या झिझक के बैठे रहेंगे साइड में, रोते रहेंगे कि हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारे साथ ये हो गया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लाना पड़ेगा कि हम भी उतने ही सक्षम है जितना कोई और पर्सन है, और हम भी वही सब कर सकते हैं जो कोई और इंसान कर रहा है। हम लोग जैसे जो दूसरे नॉर्मल लोग हैं जो इम्पेयर्ड नहीं हैं, वो जिस तरह अपने लिए स्टैंड लेते हैं या वो जिस तरह अपनी पढ़ाई करते हैं, हमें भी अपनी पढ़ाई पे फोकस वैसे ही करना है। हमें भी एजुकेशन पे और स्किल बिल्डिंग पे और एम्पावरमेंट पे, अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे सपोर्ट करना है। बिकॉज आज के दिन में तो हमें इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिल जाएगा या पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाएगा, पर आने वाले टाइम में हमको फॉर लाइफ इंस्टीट्यूशन और पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम बहुत बात करते हैं एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाँ जी, यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो दिव्यांगजन के लिए एक्सेसिबल हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। जी। और आपने अभी बताया कि आप कई शहरों में रह चुके हैं, हाँ। और आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी कर चुके हैं। तो आप हमें बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि कौन सा शहर आपको लगता है ज़्यादा एक्सेसिबल है, या फिर कहाँ कम है, या फिर कुछ इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। सो अभी रिसेंट में ही जितने भी शहर हैं, सब में जो दिव्यांगजन हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए काम किया जा रहा है। मैं जब अपनी 7th to 10th क्लास मैंने मुंबई से की है, तो मुंबई बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है काफ़ी सारे लोगों के लिए, और एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि मैंने अपना पढ़ाई दिल्ली से किया है, तो मेरे को लगता है मुंबई थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिबल है। ये हो सकता है कि मेरा थोड़ा बायस भी हो, बट जैसे कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर मैंने पढ़ाई की है, तो जितने भी कैंपसेस हैं, मैं सिर्फ अपने कॉलेज में नहीं, SRCC में नहीं, बहुत सारे अलग अलग कॉलेज में भी गया हूँ, और वहाँ के कैंपसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। बट जो कॉलेज कैंपसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। जैसे मेट्रो स्टेशन में अगर आप जाते हैं और आपको किसी भी तरह की दिव्यांगता है, तो आप वहाँ पे जाके अपने लिए एक अटेंडेंट मांग सकते हैं, जो कि आपको ड्रॉप कर देगा, आपकी मेट्रो में बिठाएगा, और वो आपको लेके भी जाएगा आपके जिस भी स्टेशन पे उतरना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को विश्वविद्यालय से लेट से हौसखास जाना है, तो मैं विश्वविद्यालय के जैसे मेट्रो स्टेशन में एंटर करूँगा, जो वहाँ पे चेकिंग होती है, जो चेकिंग काउंटर है, वहाँ पे मैं उनको बोल सकता हूँ कि मेरे को अटेंडेंट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो मेरे को एक पर्सन अलॉट कर देंगे। वो पर्सन मेरे को मेट्रो में बिठाएगा, मेरा जैसे स्टेशन आने वाला होगा एक पर्सन आएगा, वो मेरे को मेट्रो से लेके जाएगा सेफली, और वो मेरे को गेट पे छोड़ देगा, मेरा पूरा चेकआउट वगैरह सब कुछ करा के। और एयरपोर्ट्स वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है जितने भी बड़े शहर में है। एंड आप शायद ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि क्या देहरादून में, बैंगलोर में, दिल्ली में कहाँ पे आपने ये चीज़ देखी है। कॉलेजेस बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, बट जो रोड्स वगैरह हैं वो मेरे को लगता है दिल्ली में थोड़ा कम एक्सेसिबल है एज़ कम्पेयर टू मुंबई और अदर सिटीज़। बट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये मैं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर तरीके के दिव्यांगजनों के लिए, नॉट ओनली विजुअली इम्पेयर्ड, बट अगर किसी को लोकोमोटर प्रॉब्लम है या हेयरिंग की कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है विद एग्ज़ाम्स। अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा आपको कंसेशंस मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट भी मिल सकता है। हाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा मोनोटोनस काम है, उसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप पेपर वर्क करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले आंसर में भी बोला कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं कि मैं भागा दौड़ी थोड़ी करूँगी या करूँगा, कि मैं अपना पेपर बनाऊँगा, मैं अपना ये सर्टिफिकेट लेके जाऊँगा उस ऑफिस में,
तो आप सब कुछ काम अपना करवा सकते हैं। लेकिन अक्षर कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप हॉस्टल में रहे हाँ हैं, जी। ठीक है, बट कई केसेस में हम ये देखते हैं कि जो फैमिली होती है वो बच्चों को दूर भेजने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, हाँ स्पेशली जब बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो बहुत बारी बस एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं, जी ठीक है। बिल्कुल। तो उस सेंस में उसमें आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, फैमिली को, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, कि अगर उनकी फैमिली में या उनके आसपास कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो वो उसको बाहर भेजें, हॉस्टल में भेजें या कहीं भी भेजें, उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करें? आप हाँ हमसे जी। शेयर कीजिए। तो 10th के बाद मैंने कॉमर्स ये सोच के ली थी कि मैं सीए करूँगा। मैंने सीए फाउंडेशन दिया था, मैं सीए फाउंडेशन पास भी कर लिया। उसके बाद मैं सीए इंटरमीडिएट जो सेकंड लेवल होता है उसकी पढ़ाई भी कर रहा था, तो उसमें मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, मेरे को एमबीए करना है। बट जब मैं 12th पास की मैंने, तो मेरी जो परसेंटेज थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसके हिसाब से मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अच्छा कैंपस मिल जाता। मैं श्योर नहीं था कि एसआरसीसी जैसा जो कि नंबर 1 कॉलेज माना जाता है कंट्री का, वो तो मिलेगा कि नहीं, वो तो मैंने नहीं सोचा था, अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बट मैंने सोचा था कि और कोई अगर कॉलेज मिलेगा तो मैं जाके बाहर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं घर में, जैसे कि आपने बोला, कुएं का मेढक बना नहीं रहना चाहता था। क्योंकि मैं अपने आसपास जो लोग सीए कर रहे थे उनको देखा था, वो दिन भर पढ़ते थे और उसके बाद वो जब सीए क्वालिफाई कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग जब सीए क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास ना कोई स्किल्स है, ना कोई सोशल स्किल्स है, तो वो फिर इकोनॉमिकली भी स्ट्रगल करते हैं जॉब पाने में और काफ़ी सारी चीज़ों में, इंटरव्यूज़ में ना उनकी कोई सोशल स्किल्स होती, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है। तो मैंने, जब मेरा रिज़ल्ट आया उसके बाद जब डीयू के फॉर्म स्टार्ट हुए तब मैंने फॉर्म भरे, और फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म के रिजल्ट्स आने वाले थे तब मैंने घर पे बताया कि मैंने डीयू का फॉर्म भरा है और कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके मुझे मना किया गया और बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था पहले, बहुत ज़्यादा रेजिलियंस और रेजिस्टेंस था घर पे। बट इवेंचुअली मैंने अपनी बात मनवा ली। उसके लिए अब थोड़ा आपको लड़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको, अगेन वही बात कि आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, और आपको लड़ाई नहीं करनी है उनसे। आपको उनके पास जाके बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं मैं तो छोड़ के चले जाऊँगा ये वो। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि आपके होलिस्टिक पूरे आपके पूरे डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, या अगर आप कहीं और भी जाते हैं, अगर आप अपने पास के किसी शहर में जाते हैं, अगर आप किसी गाँव कस्बे में रह रहे हैं, वहाँ से अगर आप नियरेस्ट शहर में भी चले जाते हैं, Tier 2 में ही जा रहे हैं अगर आप किसी गाँव से, तो भी आप ये समझेंगे कि आप वहाँ जाके कितना कुछ सीखते हैं। मैंने भी कॉलेज जाके काफ़ी सारी सोशल स्किल सीखी, काफ़ी सारी जो मेरे आसपास, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे आसपास, जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। और अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में जा रहे हैं, होता है वो डेवलप करना है, हाँ जी। अपना एक ग्रुप बनाना है बिल्कुल, जो कि हमें हेल्प कर सकता है। हाँ, और आप जो ग्रुप बनाएंगे बाहर जाके, वही आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वही आपकी फैमिली हो जाती है जब आप किसी नई सिटी में जाएंगे। अक्षत, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और डेफिनेटली आपने जो भी बातें बताई हैं, जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, उससे हमारे बहुत सारे साथियों को हेल्प मिलने वाली है। और एंड में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमें बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ ही साथ अपना कोई एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, NIPVD के रिलेटेड। सो मैं एक लास्ट मैसेज यही दूंगा सभी मेरे दर्शकों को, जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनको मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने एम्पावरमेंट पे काम करें, अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्किल बिल्डिंग पे और अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे काम करें। अगर वो स्किल बिल्डिंग करेंगे तो आगे जाके वो अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में या अपनी खुद की कोई जॉब में घुस सकते हैं, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलेगा, ताकि उनको किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमको मेंटल और फिजिकल और इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल जिसको बोलते हैं, हमको अपने तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे, तीनों पिलर्स ऑफ लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना है। हमको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि कोई हम किसी पे डिपेंडेंट कभी ना हो। हमको अपने करियर में इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि हम अपने करियर में जहाँ पे भी हों, 4 या 5 लोग हमें, जब हम मुड़ के देखें तो 4 या 5 लोग नीचे खड़े हों जो हमको देख के बोलें कि आपके जैसा बनना है। और जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ में तो ये है कि काफ़ी सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे कि जो फैमिलीज़ हैं वो जनरली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो फैमिलीज़ को भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, मेंटल टफनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और जो बच्चे दिव्यांगजन हुए हैं, उन जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको भी मेंटल स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमें अवेयरनेस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हाँ जी, एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके। जी बिल्कुल। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारी 50% ऑफ द प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी सिंपली।
और हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे जो देहरादून से हमारे व्यूअर्स हैं वो तो हमारे पास यहाँ पे NIVH में हमारी पूरी लाइब्रेरी है, जहाँ पे बहुत सारी हमारी बुक्स हैं। टॉकिंग बुक लाइब्रेरी है, ब्रेल लाइब्रेरी है। तो अगर कोई ब्रेल नहीं जानता है तो टॉकिंग बुक लाइब्रेरी में आके बुक्स को सुन सकता है। और जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा काम इसमें कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा जो ज्ञान है वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच रहा है। थैंक यू सो मच अक्षत, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शेयर करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस। सो गाइज, ये थे हमारे साथ अक्षत, एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे Thank you, लिसनर्स ma'am. और व्यूअर्स को। एंड अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू। जय मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात,